हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 मैचेस का रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें से 3 प्रीमियर लीग के होंगे। वहीं यहाँ पर एक होगा हमारे लियोनेल मेसी का, जहां पर अगेन भाई लियोनेल मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार के बर्थडे का गिफ्ट दे दिया है। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि भाई बड़े भैया का और छोटे चाचा जी का बर्थडे है, तो यहाँ पर हमने एक नहीं बल्कि 2 गिव अवे करने वाले, जहां पर भाई तुमको एक कैलेंडर मिल सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली भाई अमेजिंग है। एंड ऑफ कोर्स भाई फरवरी में रोनाल्डो का बर्थडे आता है, तो यहाँ पर वॉलपेपर है। और इसके अलावा भाई बाकी के, अरे यहाँ पर बेब्लेड भी है, बस का बेब्लेड है, बट ठीक है। और बाकी तुमको करना है बहुत सिंपल सी चीज़ है यार भाई, तुमको एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑफ कोर्स भाई गिव अवे ऐसे होते रहते हैं, और साथ के साथ तुमको फ्री में भैया अनलिमिटेड फुटबॉल कंटेंट मिल रहा है, तो कर दो यार। एंड भाई ऑफ कोर्स आज दिन तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन स्टार्टिंग अगर प्रीमियर लीग के पागलपंती से करें ना, तो भैया चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, न्यूकासल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, यहाँ पर लिवरपूल मैच हार गई है, आर्सेनल अपना मैच हार गई है, सिटी वर्सेस टॉटनहम में से कोई अपना एक मैच हारने वाला है। ऐसे में यूनाइटेड अपने 3 पॉइंट्स निकाल लेती है। इससे बेहतरीन चीज़ और क्या होगी? मतलब ये वो प्रीशियस 3 पॉइंट है जहां पर अगर छोड़ देते ना हमने 3 पॉइंट्स, या फिर अगर पॉइंट्स ड्रॉप कर देते, तो हमको लगता है कि ठीक है यार, इतना ये तो हफ्ता ही पर होती है। लेकिन यूनाइटेड के ये 3 पॉइंट्स इतने ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, क्योंकि इसकी वैल्यूएबिलिटी अगर मैं तुमको बताऊं ना इसकी वैल्यू को, तो भाई न्यूकासल यूनाइटेड ने जब पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड अब न्यूकासल से 2 पॉइंट ऊपर है, 3rd प्लेस पे। और यहां पर मैनचेस्टर सिटी से भी सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है, यानी कि दूसरे स्थान से 3 पॉइंट पीछे, और आर्सेनल से 8 पॉइंट पीछे। अब ये कहने को तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस्मत खुल गई ना, और आर्सेनल और सिटी ये दोनों फिसल गए, तो यूनाइटेड पे एक चांस तो है। लेकिन स्टिल यूनाइटेड को इतना ऊपर नहीं उड़ना चाहिए, कायदे से अभी टॉप 4 सिक्योर है। और अगर आज स्पर्स हार जाती है, मैनचेस्टर सिटी जो कि फेवरेट भी है कि वो हार जाएगी, तो यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड तो एटलीस्ट अपना टॉप 4 का प्लेस पक्का कर देगी। जस्ट इमेजिन भाई एरिक टेन हैग कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग पे। अच्छा, एक चीज तो मैंने देख ली कि भाई यहां पर गुंडे भी हैं इस टीम में, इस टीम में वो टेक्निकलिटी भी है, वो प्रिंसिपल्स भी हैं, और कहीं ना कहीं ओल्ड ट्रैफोर्ड ना अब सही में ओल्ड ट्रैफोर्ड लगता है। खैर, इस मैच की अगर हाइलाइट्स की बात करें तो क्रिस्टल पैलेस ने कुछ ज़्यादा देखो यहाँ पर ऑफर करा नहीं, और फिर भी ट्रिकी गेम था, क्योंकि हम भी कहीं ना कि उनके मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक को तोड़ने में नाकाम रहे। उसके बाद जो लड़ाई थी भाई, वो तो खैर हाईलाइट थी, उसमें कासिमिरो ने जो चोकसला मारने की कोशिश की भाई, उसकी वजह से रेड कार्ड मिल गया। और ये रेड कार्ड सही बताऊं तो भारी है, 3 गेम का बैन लग चुका है, और अगर अपील करेगी भी यूनाइटेड, मेरे को लगता नहीं है कि इसको कम किया जाएगा। देखो अननेसेसरी था, मजाक की बात हो रहा है, अननेसेसरी है। यस, टेन हैग का सही कहना है कि भैया कासिमिरो को हर्ट थोड़ी कर रहा था, लेकिन फिर भी यार अगर वायलेंट कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो भैया अगर कोई इमेज को देख रहा है या फिर वीडियो को, चाहे कैमरा एंगल कोई सा भी हो भाई, वो वायलेंट था। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था भाई, तू गला दबा के क्या मसाज कर रहा था, बट स्टिल गुंडा होता है, और गुंडागर्दी कर दी और रेड कार्ड उठा के ले गए। और भाई जो लो लेवल टीम होती है ना, वो यही करना चाहती है। वो चाहती है कि आप, मतलब देखो क्रिस्टल पैलेस कैसे भी करके कुछ नहीं उखाड़ पा रही थी यूनाइटेड का, ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने यही तरीका करा कि ठीक है इनका मेंटालिटी को गिराते हैं, और उसमें भी रेड कार्ड मिल गया तो सोने पे सुहागा है। और फिर इवेंचुअली यहां पर गोल स्कोर कर दिया, अच्छा हुआ दूसरा गोल नहीं है भाई। बच्चर की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आ रही है। अगेन एक ऐसा गेम जहां पर मार्कस रैशवर्ड, लूक शॉ, एरन वन-बिसाका, उसके बाद एंटनी की बात करें, बहुत सही परफॉर्मेंस। आने वाले टाइम में देखना है कि भैया साबित्सर अपनी परफॉर्मेंस कैसे देने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं आर्सेनल की। देखो आर्सेनल ने प्रीमियर लीग की टाइटल रेस तो खोल दी है वापस से, जो कि मेरे ख्याल से काफी के लिए तो ऑलरेडी खुली हुई थी, लेकिन 8 पॉइंट का टोटल अगर गैप हो जाता तो फिर मुश्किल होती सिटी के लिए। 5 पॉइंट का फिर भी ये लगता है, क्योंकि अभी आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का होना बाकी है। अब मेरे को पता है, लगता है कि आर्सेनल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। देखो इवन इफ टॉप ऑफ द टेबल की जो टीम होती है ना, जो आर्सेनल जैसी इनविंसिबल से भी ज्यादा तगड़ी टीम लग रही होती है भाई, वो भी मैच हारते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो शॉकिंग बात यह है ना, मैंने आर्सेनल का मैच पूरा देखा, और इसलिए लगभग मेरे को 2:30 बज रहे हैं इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। भाई आर्सेनल सही में आउटप्लेड हो गई थी, और शॉन डाइश कोई हल्का मल्का मैनेजर नहीं है भाई। हाँ ये है कि शॉन डाइश को इसलिए ज्यादा मीम बनाए जाते हैं या फिर इसलिए ज्यादा हाइप किया जाता है कि वो रेलीगेशन से बताता है, बट दैट इज फॉर अ रीजन।
उसके पास वो क्वालिटी है, उसके पास वो स्टाइल है। एंड द बिगेस्ट प्रो ऑफ शॉन डाइश ये है कि भैया वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से काम चलाता है, उसको ज्यादा डिमांड नहीं है। अगर कल को एवर्टन, देखो एवर्टन खर्चा करती है, लेकिन अब एवर्टन अगर खर्चा ना भी करे ना तब भी बचा ले जाएगा। ये तो पक्की बात है कि एवर्टन रेलीगेशन से तो बच गई और सक्सेस इनएविटेबल है। जो एनर्जी एवर्टन में मेरे को देखने को मिली ना पहले मैच में ही शॉन डाइश की, वो बहुत तगड़ी थी। डोमिनिक काल्वर्ट लुइन की बात करें, ओनाना की बात करें या फिर और बाकी के प्लेयर्स की बात करें, भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये मिडफील्ड आर्सेनल की मिडफील्ड को प्रॉब्लम देने वाली थी, ये कंफर्म था। लेकिन इस तरीके से हाई प्रेस, लॉन्ग बॉल की अगर हम बात करें, फिजिकलिटी की बात करें, आर्सेनल हर एरिया में लिटरली आउट क्लास हो गई थी। और कहीं ना कहीं यार सवाल उठता भी है कि मार्टिनेली की परफॉर्मेंस की हम बात करें या फिर बात हम बाकी आर्सेनल के प्लेयर्स की बात करें, गैब्रियल डिफेंडिंग की बात करें, ये मुश्किल है। और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक टीम की अगर हम बात करें ना, तो ये जो विंगर्स को वापस लेके आते हैं आर्सेनल के विंगर्स के साथ 2v1 सिचुएशन क्रिएट करने में, या फिर अगर मार्टिन ओडेगार्ड को अगर आप कैसे भी करके लो ब्लॉक में मार्क कर लो, या फिर अगर आप इस समय अगर हम एनकेतिया की बात करें, उसको अगर आप यहां पर मैन मार्क कर सकते हो तो आर्सेनल को दिक्कत होती है। और मेरे को पूरा यकीन है कि ये कोई तुक्का नहीं है कि आर्सेनल यहां तक आ गई। आर्टेटा इसका जवाब भी ढूंढ लेगा। बस अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भैया सवाल का जवाब तब से उससे पहले ढूंढना है, इससे पहले कि मैनचेस्टर सिटी भैया एक बहुत बड़ा सवाल बन जाए तुम्हारे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई मैनचेस्टर सिटी का जो मैच है ना, वो एक गेम छोड़ के ही है आर्सेनल के साथ, और ऐसे में अब 5 पॉइंट पे गैप आ गया। मान के चलो आर्सेनल का अगला जीत जाती है और फिर सिटी से अगर हार गए तो गैप सिर्फ 2 पॉइंट का हो जाएगा, और तब अटैक होगा यहां पर। क्योंकि आर्सेनल की एक चीज तो हमने देखी है कि भैया आर्सेनल यहां पर मेंटली तोड़ी जा सकती है, और यही आर्टेटा ने, भाई आर्टेटा जितना प्यार दिखा रहा था ना आर्सेनल के आने में, ऑफ कोर्स वो गुस्सा होगा, बट उसे पता है कि भाई ये मेंटली टूट जाएंगे, ये पत्तों की तरह बिखर जाएंगे ये मेंटली। ये टाइटल चार्ज छोड़ो, ये टॉप 4 की फाइट में आ जाएंगे अगर ये मेंटली ब्रोक डाउन होगा। हमने स्पर्स के साथ हर सीजन देखा है, जब ऑब्वियसली टॉप पे आए हैं। जोसे मोरिन्हो का सबसे बड़ा काम था, उसने यही कहा कि भाई तुम मेंटली ब्रेक कैसे हो सकते हो, और आर्सेनल को ये करना पड़ेगा। और ऐसे में मेरे को ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ, या फिर मैं अगर बाकी फुटबॉल फोरम्स की बात करूँ, एक प्लेयर को निकाला जा रहा है कि मार्टिन ओडेगार्ड ऐसा था, एलनेनी ऐसा था, ये ऐसा था। इट वाज टोटल टीम। भाई एवर्टन की तारीफ करो, आर्सेनल पूरी तरीके से आउट क्लास हो गई थी। लेकिन खैर इसी के साथ बात करते हैं अपने तीसरे मैच की, लिवरपूल वर्सेस वुल्व्स 3-0। भाई क्लॉप हैज लॉस्ट इट। क्लॉप भाई खिसिया गया वो बंदा। उससे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, उसने जेम्स पियर्स के सवाल के जवाब देते, उसने कहा कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यही सवाल कोई और पूछो, और फिर उसका इतना डिटेल्ड आंसर दिया, दैट वाज लिटरली अनकॉल्ड फॉर। और क्यों, पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर जेम्स पियर्स, अगर आपको पता है कि एथलेटिक के एक राइटर हैं जिन्होंने काफी तमाम प्रीमियर लीग की लिवरपूल की स्टोरीज लिखी हैं, विच मेरे को अनबायस्ड लगती हैं, अच्छी लगती हैं और इन डेप्थ लगती हैं। क्यों जर्गन क्लॉप ने ऐसा किया आउट ऑफ नोवेयर आके, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर मैच की बात करें तो जर्गन क्लॉप ने कहा कि तीसरा गोल तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि वुल्व्स पहली बार सेकेंड हाफ में लिवरपूल की हाफ लाइन से पार आई थी। आपके लिए और शर्म की बात है, अगर वुल्व्स पहली बार अगर आपके हाफ के बाद आई थी और वो पहली बार आने में गोल मार के चली गई, तो आपके डूब के मरने की बात है। क्योंकि डार्विन नूनेस की मैं बात करूं, मैंने मैच अपनी आंखों से देखा है, डार्विन नूनेस की मैं बात करूं, मोहम्मद साला की बात करूं, इतने तमाम चांसेस मिले इनको और इन्होंने सबको बॉटल किया है। पर्टिकुलरली डार्विन नूनेस को मैं बैक करना चाहता हूं, और मैं आज भी कहीं ना कहीं मानूंगा कि डार्विन नूनेस विल स्कोर गोल्स और इवेंचुअली विल स्कोर गोल्स। लेकिन ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, यहां पर अगर आपको कल को कोई चूतिया आके कह देता है ना लिवरपूल का फैन, तो आप ज्यादा काउंटर कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये वो मोमेंट है लिवरपूल के लिए जो कि बहुत क्रिटिकल है। ये बात इसकी नहीं है क्लॉप को सैक किया जाएगा, ये बात इसकी नहीं है कि यहां पर टॉप 4 आएगा नहीं आएगा, ये बात इसकी नहीं है कि हम ये मैच जीतेंगे, बात इसकी है कि लिवरपूल का पूरा एम्पायर जो क्लॉप ने अपने बलबूते पे खड़ा किया था, आज वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में डार्विन नूनेस, जो कि सबसे बड़ा हुकुम का इक्का होना था माने के जाने के बाद, या फिर साला को सपोर्ट करने के लिए, जिसके बेसिस पे साला कंटिन्यू किया गया था, अगर आप ऐसे मोमेंट पे गोल नहीं मार पा रहे हो तो क्रिटिसिज्म तो मिलना पड़ेगा, और क्रिटिसिज्म तो क्लॉप को भी देना पड़ेगा। आप हर मैच के बाद आके ये नहीं कह सकते कि हम चेंज करेंगे। चेंज करो भाई, क्या चेंज कर रहे हो, क्या फिलॉसफी चेंज कर रहे हो? आपके प्लेयर एग्जीक्यूशन छोड़ो, वो क्लॉप का फेमस हाई प्रेस छोड़ दो, वो काउंटर प्रेसिंग छोड़ दो, वो लॉन्ग बॉल छोड़ दो, ट्रेंट के डेड बॉल पे सेट पीस छोड़ दो। आपके प्लेयर 5 पास नहीं निकाल पा रहे। मेरे को थियागो अल्कांट्रा यहाँ पर रूबन नेवेस के गोल वाले जो तीसरा गोल था उसमें ट्रैक बैक कर रहा था। थियागो अल्कांट्रा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता।
बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो गोमेज और मातिब की जो परफॉर्मेंस आ रही है, क्या वो उस लेवल के प्लेयर है क्या? नहीं भाई, कॉन्फिडेंस लो है, मोराल लो है, इनके बीच की केमिस्ट्री लो है। और बेलिंगम भी आके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर देगा इस टीम में आके, तो टीम को वापस से रोटेट करना पड़ेगा। और कहीं बात है बताऊं तो एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे क्लॉप को अपनी फिलोसफी से हटके भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा भाई, टैक्टिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं तो गेम पता है क्या है, गेम तो हारती रहेगी और लिवरपूल लिटरली और नीचे खिसकती जाएगी। और जैसे जैसे लिवरपूल खिसकती जाएगी ना, वैसे वैसे लिवरपूल के अंदर ड्रामे और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एफएसजी वैल्यू खो रहा है। लिवरपूल जैसे जैसे मैचेस हार रहा है, वैल्यू खो रहा है अपना। सवाल यह है कि क्या लिवरपूल सैक कर देगा? देखो, लिवरपूल अगर क्लॉप को सैक कर देगा ना, तो इससे चूतिया बात तो और कुछ नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है, कल को क्लॉप अगर कह दे कि मैं लिवरपूल को छोड़ के जा रहा हूं, म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट हम टर्मिनेट कर रहे हैं, तो अलग बात है। खैर, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं लिवरपूल को इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा। वो अब ऑफ कोर्स ये सब्जेक्टिव है कि मुसीबत से बाहर निकालने को हम सफलता कब कहेंगे, जब ये टॉप 4 में रेस में फाइट मार देंगे, एटलीस्ट यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग की जगह बना लेंगे, या फिर टॉप 10 में अपनी जगह बनाएंगे, या फिर आने वाले 10 मैचेस में से 2 या 3 या 4 मैचेस जीतने वाले हैं। खैर, ये तो जर्गन क्लॉप ही डिसाइड कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द सीजन ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर लिवरपूल यूरोपियन कॉम्पिटिशन से बाहर गई और उसके बाद भी एफएसजी ने पैसे नहीं डाले, तो क्या क्लॉप रुकेगा? और क्लॉप रुकेगा तो जाएगा कहाँ? रियल मैड्रिड। खैर, रियल मैड्रिड की अपनी स्टोरी है, लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं पीएसजी की। देखो, नेमार नहीं था और एम्बापे नहीं था, ऐसे में साफ तय बात थी। मैंने तुमको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि कैसे गाल्टियर पीएसजी को मेसी के अराउंड बिल्ड करेगा एटलीस्ट आने वाले कुछ समय के लिए। खैर, अगर मैं रीसेंट अपडेट्स की बात बताऊं तो यहां पर सर्जियो रामोस और नेमार दोनों अगले क्लासिको, जो कि लीग 1 का क्लासिको है मार्सेल के अगेंस्ट पीएसजी का, उसमें रिटर्न करेंगे, और वो बहुत बड़ा पॉइंट है। खैर, उस पर आने से पहले मैं इस मैच का अगर रिव्यू दे दूं तो अच्छा था, मेरे को लगा पीएसजी वॉज गुड इनफ, एटलीस्ट गुड इनफ। लेकिन जो स्टैंड आउट चीजें थी मेरे लिए वो था यहाँ पर हकीमी और लियोनेल मेसी का लिंकअप। यह भाई हकीमी पोस्ट वर्ल्ड कप का जो मोमेंटम है उसको पूरी तरीके से भाई कंटिन्यू रखा हुआ है। ही इज बीन लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे को नूनेज भी काफी अच्छा लगा, लेकिन अगेन यहां पर एक और इंजरी हो गई है रेनातो में। अब यहां पर 4 एट द बैक के साथ गई थी, 4-4-2 फॉर्मेशन, और गाल्टियर ने इसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज किया कि वो क्यों गया था, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे को मिडल में लोग ज्यादा चाहिए, मेरे को मिडल में सेंटर में लोगों को सामने वाली टीम को आउट नंबर करना है। इसके 2 रीजन थे। पहली तो यह था कि सबसे पहले वो चाहता है कि किसी भी गेम स्टेट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लियोनेल मेसी को डिफेंड ना करना पड़े, वो डिफेंड ट्रैक बैक करने का चक्कर ही छोड़ दो, जिसको मैं अभी काउंटर भी करूंगा। और दूसरा यहां पर पॉइंट था कि लियोनेल मेसी पे एट द मोमेंट लियोनेल मेसी पे बॉल आएगी ना, उसके पास सॉल्यूशन होने चाहिए, उसके पास प्लेयर होने चाहिए जिसको वो पास करेगा। और यही हमने तमाम चीज देखी। आज का गेम कह सकते हो कि पीएसजी की तरफ से एक एवरेज गेम था, बट स्टिल गेम यहां पर 4-1 हो सकता था कभी भी। लियोनेल मेसी का पोस्ट लगना, और उसके बाद मार्किनियोस का, अगर हम हेडर की बात करें, हकीमी और लियोनेल मेसी के गोल ही थे, तो डेफिनेटली यहां पर कुछ मोमेंट ऐसे थे जहां पर लियोनेल मेसी ने लिटरली आउटशोन करा। मैं कहना गलत नहीं है कि लियोनेल मेसी ने कैरी किया, लेकिन अगर मैं काउंटर की बात करूं, ये कहना कि मैं गेम का स्टेट ऐसा बना दूंगा कि लियोनेल मेसी को ट्रैक बैक ही ना करना पड़े, ठीक है, आज काम कर गया। वैसे एक तरह का गेम भी खराब ही था, लेकिन आज काम कर गया क्योंकि लियोनेल मेसी था आपके पास। आने वाले टाइम में अगर हम नेमार की बात करें, एम्बापे की बात करें, लियोनेल मेसी की बात करें, आप तीनों के रिगार्डिंग गेम स्टेट बना ही नहीं सकते कि मैं तीनों को ही ट्रैक बैक करने की जरूरत ना पड़े। हमने देखा है तमाम कि मेसी बहुत ड्रॉप डीप करता है, लेकिन ड्रॉप डीप करने और ट्रैक बैक करने में अंतर है। और अगर हमने ये भी देखा है कि नेमार भी बहुत ड्रॉप डीप करता है और ट्रैक बैक भी करता है, लेकिन एम्बापे तो कुछ भी नहीं करता। ऐसे में गाल्टियर को भाई एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जहां पर लियोनेल मेसी पे बहुत डिपेंडेंट रहे, क्योंकि लियोनेल मेसी डिलीवर करके देगा। लेकिन अगर बायर्न के अगेंस्ट भैया इसको अगर विक्ट्री निकालनी है ना, तो भाई इसको एक सेटल्ड टीम फील्ड करनी ही पड़ेगी, जो कि जिसमें लियोनेल मेसी भी लीडर हो, एम्बापे भी लीडर हो, नेमार भी लीडर हो। क्योंकि ये चीज तो हमने देखी है कि अगर ये तीनों एक दूसरे के लिए खेलने लगे ना, जहां पर लियोनेल मेसी क्रिएट करे, एम्बापे फिनिश करे, नेमार दोनों कर देगा जो करना होगा, पीएसजी को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी वेरी कैजुअल डे फॉर मेसी, जहां पर 10 गोल 10 असिस्ट ऑलरेडी लीग 1 में आ गए, और भाई इस उम्र में ही इज गोइंग बॉन्कर्स, भाई लिटरली बॉन्कर्स, वो तोड़ रहा है। और अच्छी बात है कि भाई पीएसजी को एम्बापे नेमार जैसे लॉस के बाद भी भाई मेसी बचा रहा है, और बचाता भी रहेगा, मेरे को इसमें कोई डाउट भी नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।